इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 के एक बहुत खास हिस्से पर नजर डाल रहे हैं। चैप्टर 16 जो लीगल प्रोसीडिंग्स यानी कानूनी कार्यवाहियों से जुड़ा है जी। और हमारा सोर्स है सीधे एक्ट का टेक्स्ट सेक्शन 76 से 79 तक। बिल्कुल। तो आज का मिशन ये समझना कि हरियाणा में जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं वो कानूनी तौर पर कैसे काम करती हैं, उनके राइट्स क्या हैं और अगर कोई झगड़ा या विवाद हो जाए तो प्रक्रिया क्या है। हाँ, मतलब पूरा लीगल फ्रेमवर्क। चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 76 ये कहता है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। इसका क्या मतलब हुआ आसान शब्दों में? देखिए, बॉडी कॉर्पोरेट होने का मतलब है कि कानून की नज़र में उस सोसाइटी की अपनी एक अलग पहचान है। वो एक तरह से एक कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है। अच्छा। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और हाँ, सबसे ज़रूरी, वो अपने नाम पर केस कर भी सकती है और उस पर केस हो भी सकता है। मतलब वो अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग एक एंटिटी है। बिल्कुल, यही इसका सहार है। उसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, वो हमेशा चलती रहती है। सदस्य आएं या जाएं, सोसाइटी बनी रहती है और इसी वजह से वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाती है अपने लक्ष्यों के लिए। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो अगर सोसाइटी को केस करना हो या मान लीजिए उस पर केस हो जाता है तो प्रैक्टिकली ये किसके नाम पर चलता है? मतलब कौन रिप्रेजेंट करता है? सेक्शन 77 इस पर कुछ कहता है? हाँ, सेक्शन 77 इसी बारे में है। वो साफ करता है कि सोसाइटी की तरफ से या उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या फिर गवर्निंग बॉडी ने जिसे भी ऑथराइज किया हो उस पदाधिकारी के नाम पर की जा सकती है। ओके। तो मतलब सोसाइटी खुद एक पार्टी होती है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं। और इसमें एक और बात है ना कि अगर प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बदल जाएं केस के दौरान। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। सेक्शन 77 कहता है कि अगर मुकदमा चल रहा है और उस दौरान प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का पद खाली हो जाए या कोई नया आ जाए तो भी केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही जारी रहेगा। अच्छा, ये तो सही है, वरना तो दिक्कत हो जाती। बिल्कुल, ये कानूनी मामलों में एक तरह की स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देता है। सोचिए, अगर किसी लंबे केस में लीडरशिप बदलने से पूरी प्रक्रिया रुक जाए या नए सिरे से शुरू करनी पड़े, हाँ, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये प्रावधान सोसाइटी के हितों की रक्षा करता है कि उसके कानूनी अधिकार या देनदारियां नेतृत्व परिवर्तन से प्रभावित ना हो। सही। अब आते हैं सेक्शन 78 पर। ये मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा था। ये सेक्शन सोसाइटी को अपने ही मेंबर पर केस करने का अधिकार देता है। ऐसा क्यों और कब? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे लेकिन इसकी ठोस वजह है। सेक्शन 78 कहता है कि अगर कोई सदस्य मान लीजिए सोसाइटी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है या सोसाइटी के पैसे देने हैं और वो नहीं दे रहा, या उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे सोसाइटी के हितों को नुकसान हुआ हो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी सदस्य ने जानबूझकर सोसाइटी के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी या सोसाइटी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया या कोई ऐसी हरकत की जिससे सोसाइटी की बदनामी हो और उसके उद्देश्यों को धक्का लगे, तो इन सूरतों में सोसाइटी उस सदस्य पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो ये एक तरह से इंटरनल डिसिप्लिन और सोसाइटी के एसेट्स या इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का तरीका हुआ। बिल्कुल, आप इसे आंतरिक जवाबदेही, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म कह सकते हैं। ये सोसाइटी को अंदरूनी नुकसान से बचाने के लिए है, पर हाँ, ये जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सही भावना से हो, किसी को तंग करने के लिए नहीं। ये संतुलन जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए रजिस्ट्रार हैं जो इन सोसाइटीज को रेगुलेट करते हैं, उनके किसी आदेश से कोई सहमत नहीं है, चाहे सोसाइटी हो या कोई सदस्य, तो क्या कोई अपील का रास्ता है? हाँ बिल्कुल, सेक्शन 79 इसी अपील और रिव्यू के प्रक्रिया के बारे में है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के आदेश से नाखुश है तो वो उसके खिलाफ रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। ओके। और अगर रजिस्ट्रार के आदेश से दिक्कत है तो अपील रजिस्ट्रार जनरल के पास जाएगी। आमतौर पर रजिस्ट्रार जनरल का फैसला फाइनल होता है। अच्छा, आमतौर पर मतलब कोई एक्सेप्शन है? और अपील के लिए कोई टाइम लिमिट? हाँ, एक्सेप्शन ये है कि अगर मूल आदेश ही रजिस्ट्रार जनरल का था तो फिर अपील सरकार के पास जाएगी और टाइम लिमिट है, आदेश मिलने के 60 दिन के अंदर अपील करनी होती है। सिर्फ 60 दिन? हाँ, लेकिन अगर आप साबित करने के देरी की कोई वाजिब वजह थी तो अपील अथॉरिटी और 60 दिन की मोहलत दे सकती है, मतलब कुल 120 दिन तक। और हाँ, इसके लिए जो तय फीस है वो भी देनी पड़ती है।
ठीक है, समझ गए। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि अगर किसी को लगता है फैसला सही नहीं हुआ तो उससे ऊपर सुना जाए। और इसमें रिव्यू का भी कुछ है? शायद, हाँ। एक और दिलचस्प पहलू है रिव्यू का। सेक्शन 79 ये भी कहता है कि जो अथॉरिटी आदेश देती है, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल, वो खुद भी अपने आदेश को रिव्यू कर सकती है। अपने ही आदेश को? कब? हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ खास स्थितियों में, जैसे अगर आदेश में कोई फैक्ट की गलती रह गई हो, या कोई साफ चूक हो गई हो, या अनजाने में कोई भूल हो गई हो। और ऐसा वो आदेश जारी होने के 90 दिनों के अंदर कर सकते हैं, या तो खुद से या किसी प्रभावित पार्टी की एप्लीकेशन पर। लेकिन क्या वो खुद ही अपने फैसले को बदल सकते? नहीं, यहाँ एक कैच है। ऐसा करने के लिए उन्हें अपने से ऊंची अथॉरिटी की मंजूरी लेनी पड़ती है। मतलब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार से, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार जनरल से, और रजिस्ट्रार जनरल को सरकार से। तो ये सेल्फ करेक्शन का मौका है, लेकिन एक निगरानी के साथ। ये तो काफी डिटेल सिस्टम है। जी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये कानून सोसाइटीज को सिर्फ एक लीगल पहचान और काम करने का अधिकार ही नहीं देता, हाँ, बल्कि साथ में चाहे बाहरी विवाद हो या अंदरूनी, उनको सुलझाने और एक जवाबदेही तय करने का एक पूरा ढांचा, एक प्रोसीजर भी देता है। बिल्कुल। ये एक, कह सकते हैं, एक दिलचस्प संतुलन साधने की कोशिश है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये जो औपचारिक कानूनी ढांचा है, ये असल में जमीनी स्तर पर कलेक्टिव एक्शन यानी सामूहिक कार्रवाई को कितनी ताकत देता है, और कहाँ ये सिर्फ विवादों को मैनेज करने का एक टूल बनकर रह जाता है। इस पर विचार किया जा सकता है।